हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। सो क्लास हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लाइव प्रोसेसेस यानी कि जैव प्रक्रम के बारे में। और जैव प्रक्रम में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पोषण के बारे में। पोषण दो प्रकार का होता है। स्वपोषी पोषण में फोटोसिंथेसिस पड़ी है। परपोषी पोषण में आप बात कर रहे हैं मनुष्य में पाचन यानी कि डाइजेशन इन ह्यूमन। तो डाइजेशन जो है वो हमारा टॉपिक चल रहा है और हमने स्टार्ट भी यहाँ पर कर लिया है डाइजेशन। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डाइजेशन के बारे में और डाइजेशन हमने स्टार्ट कर लिया है। अभी तक डाइजेशन की प्रोसेस जो हमने पढ़ी है उसमें अभी तक हमने सिर्फ पार्ट्स के बारे में बात की है। आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि डाइजेशन स्टार्ट हुआ है, कहाँ से हुआ है और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे होती हैं। उससे पहले प्रीवियस जो हमारे टॉपिक हैं जो हमने डाइजेशन में पढ़े हैं, अच्छा इससे पहले भी जो न्यूट्रिशन या फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आप लोग रिवाइज कर लेंगे। और डाइजेशन में आते हैं। डाइजेशन हमने कहा शुरू होता है मुंह से। और मुंह में आपकी क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कि बक्कल कैविटी या मुख गुहा आती है, जो एक कैविटी जो खाली जगह है उसको कैविटी हम कहते हैं। इसमें दांत होते हैं हमारे मुंह में, टंग होती है यानी कि जीभ होती है और सलाइवा निकलता है सलाइवरी ग्लैंड से। ध्यान रखना सलाइवरी ग्लैंड हमारे बक्कल कैविटी में नहीं होगी। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में इसकी लोकेशन भी देखी है, 3 सलाइवरी ग्लैंड जो होती हैं। इसके बाद हमने कहा कि डाइजेस्टिव सिस्टम, ये पूरा हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, पार्ट्स आते हैं। बक्कल कैविटी है, फूड पाइप है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड फाइन एनस जो होता है। इसके अलावा कुछ ग्लैंड्स होती हैं जैसे सलाइवरी ग्लैंड, जैसे लिवर है, जैसे पैनक्रियाज है। ये ग्लैंड्स होती हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या करेगी, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ग्लैंड्स या ग्रंथियां जो है, थोड़ा सा एक जनरल आइडिया ले लो। ग्लैंड्स या ग्रंथियां हमारी बॉडी के वो पार्ट्स होते हैं जो जिनका काम सिक्रेशन होता है। अच्छा, ग्लैंड्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड ये आप पढ़ेंगे और जो हमारे चैप्टर आते हैं उनमें भी ये टॉपिक आएगा। ठीक है, तो एक बार ध्यान से समझ लो ग्लैंड्स क्या होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। अच्छा, डिफरेंस क्या होता है? वैसे दोनों चीजों में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों चीजें सिक्रीट करती हैं, श्रावित करती हैं चीजों को। ठीक है, अच्छा एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो हार्मोन्स रिलीज करते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो एंजाइम्स को करते हैं। ठीक है, एंजाइम्स को। अब दोनों में डिफरेंस क्या, देखो होता क्या है। हार्मोन्स जो निकलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से, ये कहाँ जाते हैं, ये किस में ऐड हो जाते हैं, हमारे ब्लड में। ये ब्लड में ऐड हो जाते हैं और जो इनकी टारगेट साइट होगी ये अपनी टारगेट साइट में पहुंच जाते हैं ब्लड के थ्रू। ऐसे एंजाइम्स जो होते हैं वो ब्लड में ऐड नहीं होते हैं। एंजाइम्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए यहाँ पे क्या होता है, डक्ट सिस्टम होता है, जैसे ट्यूब सिस्टम होता है। तो हमने कहा कि ये क्या होती है, डक्ट होती है। और डक्ट के माध्यम से जो इनके सिक्रेशन है, जो एंजाइम्स है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ब्लड में नहीं होंगे। जैसे इमेजिन करो कि अलग से पाइपलाइन है, किसके लिए, एंजाइम्स के लिए, जो कहाँ से निकल रहे हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकल रहे हैं। ठीक है, और हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स में जो अपनी पाइपलाइन कुछ होती नहीं है, डक्ट नहीं होते हैं, इसीलिए हार्मोन्स सीधे ब्लड में ऐड होते हैं, रक्त में आते हैं और ब्लड में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जो भी उसकी टारगेट साइट होगी वहां पर हार्मोन पहुंच करके अपना काम कर लेंगे। ठीक है, अब डक्ट जो है, ध्यान रखना, डक्ट जो है यहाँ पर इसको हम डक्ट लेस कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, डक्ट लेस। और इसमें जो है वो डक्ट प्रेजेंट होती है, इनमें डक्ट जो है वो प्रेजेंट होंगे। इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। तो लिवर जब हम पढ़ते हैं, जब पैनक्रियाज हम पढ़ते हैं, तो वहां पर आप डक्ट सिस्टम भी पढ़ते हैं। बहुत सारी डक्ट के नाम भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये ग्लैंड के बारे में एक जनरल आइडिया है कि ग्लैंड क्या होती हैं। हमारी बॉडी के वो पार्ट्स होते हैं, वो ऑर्गन्स कह सकते हैं या वो स्ट्रक्चर कह सकते हैं, जो कि सिक्रीशन का काम करते हैं, श्रावण का काम करते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। अच्छा, एक्सो का मतलब होता है बहिश्रावी ग्रंथि, एंडो का मतलब होता है अंतःश्रावी ग्रंथि। अंतःश्रावी ग्रंथियां अपने सिक्रेशन को ब्लड में ऐड करती हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो अपनी सिक्रेशन को कहाँ, डक्ट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं। इतनी बात क्लियर है ग्लैंड के बारे में? इतनी बात अगर क्लियर है तो ये तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है ग्लैंड के बारे में। टॉपिक क्या चल रहा है वहां पर,
टॉपिक हमने कहा कि जो यहाँ पे डाइजेशन शुरू होता है वो हमारे मुंह से शुरू होता है, ठीक है। अच्छा, हमारे मुंह में क्या क्या चीजें आती हैं? हमारे मुंह में क्या क्या चीजें आती हैं वो देखो। देखो ये हमारे उसमें क्या आती है, जीभ आती है, ठीक है। इसके अलावा ये हमारी जीभ है। इसके अलावा हमने कहा हमारे मुंह में क्या होंगे, दांत होंगे, ये हमारे टीथ हैं, ठीक है। ये हमारे टीथ हैं, ऐसे नीचे भी होंगे टीथ। ऐसे तो क्या क्या आता है हमारे मुंह में? हमारे मुंह में टंग आ रही है, जीभ जिसका स्ट्रक्चर हमने देखा है। बाकी ये क्या है, हमारे टीथ हैं। तो टीथ भी आपने पढ़ लिए हैं, टंग भी आपने पढ़ ली है, पढ़ा है यहाँ पे। आपने दांत का स्ट्रक्चर देखा, दांत का स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, क्या क्या मेन पार्ट होते हैं। आपने कहा क्राउन एंड रूट होता है। क्राउन जो आपको दिखाई देते हैं, रूट जो आपके गम में होते हैं, आपके मसूड़े में होते हैं, क्योंकि आपके दांत जो है मसूड़े में धसे हुए रहते हैं, सॉकेट में फिक्स होते हैं, इसीलिए इसको थिकोडोंट कहते हैं। हमारे जीवन काल में जो दांत है वो 2 बार आते हैं, इसीलिए डाइफाइडोंट हम कहते हैं। हमारे दांत जो है वो 4 अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसीलिए हेटेरोडोंट हम इनको कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने कहा कि अगर हम देखें तो दांत में कौन कौन से पार्ट होते हैं। एनामल, ये वाला जो पार्ट होता है व्हाइटिश पार्ट। डेंटाइन, जो इसके बाद वाला पार्ट होता है। पल्प चैम्बर, ठीक है, यहाँ पर ये पल्प चैम्बर आता है। गम्स होते हैं ये, जहाँ पे जो दांत है वो धसे हुए रहते हैं। रूट कैनाल यहाँ पर आती है, ठीक है। फिफ्थ ये रूट कैनाल है। ये सपोर्टिंग लेगामेंट एंड नर्व्स एंड वेसल्स हैं जो यहाँ जाते हैं किसमें, पल्प चैम्बर में जाते हैं, ठीक है। तो ये दांत का स्ट्रक्चर है। फिर हमने टाइप्स ऑफ टीथ बोले हैं, तो हमारे पास 4 प्रकार के आए हैं। कौन कौन से हैं? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर हमारे पास यहाँ पे आया है, ठीक है। इसके अलावा हमने कहा कि डेंटल फॉर्मूला से हम पता लगा सकते हैं कि कितने प्रकार के दांत होते हैं और कितने होते हैं। परमानेंट टीथ जो है उसका जो फॉर्मूला है वो है 2123 अपॉन 2123, इसका फॉर्मूला होता है। इसी के साथ हमने मिल्क टीथ का भी फॉर्मूला यहाँ पर देखा था, और हमने ये भी कहा था आपको बताना है कि दोनों प्रकार के दांत में क्या डिफरेंस है। यह है 2123 अपॉन 2123। परमानेंट टीथ, मिल्क टीथ में 2102 अपॉन 2102। डिफरेंस क्या, डिफरेंस ये है कि प्रीमोलर जो है यहाँ पे, जब दूध के दांत आते हैं तो प्रीमोलर नहीं आते हमारे पास, ठीक है। और अगर हम मोलर की बात करें तो यहाँ पे 3 है मोलर, और यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। अगर काउंट करोगे 2 + 2 कितना होता है, 4 + 5, 5/5, ठीक है। अब आपने कहा कि मेरे एक साइड यहाँ पे कितने आते हैं, 5 दांत, ये हैं 5 दांत है। वैसे कितने आते हैं, 8 आते हैं, ठीक है। आपने कहा 2, 2 + 4 + 5, 6, 7, 8। तो एक साइड अगर हम परमानेंट टीथ बोले तो मेरे एक जॉ में एक साइड, राइट साइड 8 दांत होते हैं, लेकिन मिल्क टीथ जो होता है उसमें 5 दांत यहाँ होते हैं, 5 यहाँ होते हैं, 10, 5 यहाँ 15, 5 यहाँ 20। तो यहाँ पर मिल्क टीथ जो होते हैं उसका नंबर कितना होता है, 20 होता है। परमानेंट टीथ का कितना होता है, 32 होता है। चलो, ये बात हमने कर ली है। अब देखो, हमने ये भी बोल दिया है कि किस टीथ का क्या फंक्शन है, वो भी हमने पढ़ लिया है। हमने टंग को भी यहाँ पे पढ़ लिया है, जिसमें हमने बोला जो जीभ है एक मांसल अंग होता है, ठीक है, जो कि पीछे से एक हड्डी से जुड़ा हुआ रहता है। इस हड्डी का नाम हायोइड बोन है। हायोइड बोन किसी दूसरी बोन से नहीं जुड़ी हुई रहती है। जीभ जो है वो पीछे से यहाँ पे अटैच है, आगे से यहाँ पे क्या रहती है, फ्री रहती है, जिसके मूवमेंट से आप बोल पाते हैं। जीभ जो है उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे पैपली होते हैं। पैपली कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, पैपली, ठीक है। और इन पैपली में ये अलग अलग प्रकार की पैपली होती है, किसी में टेस्ट बर्ड होते हैं, किसी में टेस्ट बर्ड नहीं होते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास 4 पैपली आई थी। सबसे पहले फिलीफॉर्म की बात हमने की थी। फिलीफॉर्म जो है वो स्मॉलेस्ट पैपली है, लेकिन इनका नंबर जो है वो ज्यादा है, मैक्सिमम नंबर इनका होता है, ठीक है। इनमें कोई टेस्ट बर्ड नहीं होते हैं, लेकिन इनका काम क्या होता है, ये फूड को फिक्स रखते हैं। जब हम च्यू करते हैं, जब हम चबाते हैं, तो ये खाने को फिक्स रखते हैं जीभ में, ठीक है। और इसके बाद हमने बात की यहाँ पे फंजी फॉर्म। फंजी फॉर्म जो है वो फिलीफॉर्म से थोड़ा बड़े होते हैं, नंबर इनका थोड़ा कम होगा।
और इनमें टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं। फिर आता है फोलिएट। फोलिएट जो है वो बच्चों में पाया जाता है, अडल्ट में नहीं पाया जाता है। लास्ट आता है सर्कमवैलेट। ये बड़े होते हैं, इनका नंबर कम होता है, लेकिन ये बड़े होते हैं और इनमें काफी जो टेस्ट बर्ड है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये तो है टंग के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं सलाइवा के बारे में, और क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी है, तो सलाइवा के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। उससे पहले ये पढ़ लो थ्योरेटिकल पोर्शन जीभ के बारे में, एक बार रीड करो इसको। चलो, ये रीड कर लिया। अब इसी के साथ हमने बात की है यहाँ पर स्लाइवरी ग्लैंड के बारे में, और हमने 3 स्लाइवरी ग्लैंड यहाँ पर देखी हैं। ठीक है, इसी के साथ हमें सलाइवा भी देखना है, सलाइवा भी पढ़ना है। तो देखो, देखो, हमें देखना है कि लोकेशन क्या है यहाँ पर, किसकी किसकी लोकेशन हमें देखनी है। स्लाइवरी ग्लैंड की 3 स्लाइवरी ग्लैंड हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने यहाँ पे लोकेशन देखी है। ठीक है, देखो लोकेशन क्या क्या होती है ये ध्यान दो। एक स्लाइवरी ग्लैंड तो यहाँ पर होती है, इसका नाम है पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, दूसरा ये आपके यहाँ पे क्या होगी, टंग। यहाँ पे ये आपकी क्या आती है, टंग। ठीक है, तो दूसरी जो होगी वो टंग के नीचे होगी, इसको कहते हैं सब लिंगुअल। ठीक है, और इसके नीचे एक और ग्लैंड होगी जिसको कहते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, ध्यान दो, इनकी लोकेशन ध्यान दो, और ये देखो कि सिक्रीशन कहाँ पर होता है। अब यहाँ पर हमें ये तो पता है कि एक ग्लैंड यहाँ पे होगी। अच्छा, पैरोटिड ग्लैंड की लोकेशन ये है, सब लिंगुअल हमारे टंग के नीचे जो है, और सब मैंडिबुलर जो उसके भी नीचे होती है। ठीक है, अब देखो, आप फील करो, जब भी हमारे मुंह में सलाइवेशन होता है, जैसे हम किसी खाने को देखते हैं, हमें भूख लगी रहती है, और जब भी हमारे मुंह में सलाइवेशन होता है तो सलाइवा कहाँ से निकलता है, सलाइवा इनसे निकलेगा, और ये सलाइवा रिलीज जो होता है वो होके कहाँ जाता है, ऐसे जी। ये टंग है। ठीक है, अब हमने बोला कि ये सिक्रीट कैसे होता है, यहाँ से जो सलाइवा आया वो कहाँ आता है, मुंह में आता है। ये जो सलाइवा निकलता है ये नीचे से कहाँ जाता है, आपके टंग में जाता है, और ये सलाइवा भी आपके टंग में जाता है। देखो, अब हमने बोला कि जो यहाँ पर एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं, विजिबल है यहाँ पे कि ये जो सलाइवा है ये सिक्रीट होकर कहाँ जा रहा है। अब हमने बात की है यहाँ पे कि ग्लैंड्स कहाँ है, यहाँ है, टंग के नीचे है, लेकिन इससे निकलने वाला जो सिक्रीशन है वो कहाँ जा रहा है, मुंह में जा रहा है, मुंह में आ रहा है। अच्छा, ब्लड के थ्रू तो नहीं आ रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पे डक्ट होंगी, डक्ट के माध्यम से ही जो सिक्रीशन है वो आता होगा। अब यहाँ पे जो सिक्रेट हो रहा है किसके द्वारा, ये तीनों आपकी आती हैं क्या, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, इन तीनों से जो निकलता है वो है यहाँ पे सलाइवा। सलाइवा को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, हिंदी में लार कहते हैं। तो आपने ये समझा कि सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है सलाइवा, इसको हम हिंदी में लार कहते हैं, और लोकल लैंग्वेज में हम इसे थूक भी कह देते हैं। हमें लगता है थूक गंदा होता है, लेकिन थूक गंदा नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअली में डाइजेशन यहाँ से शुरू होगा। अच्छा, ऐसा नहीं कि अभी तक डाइजेशन शुरू नहीं हुआ है। देखो, आपके दांतों ने क्या किया, बाइट किया, भोजन को काटा या भोजन को च्यू किया, च्यू करने में तो सलाइवा भी मदद करेगा, लेकिन वहां पे फिजिकल ब्रेकडाउन हो रहा होगा खाने का, खाना जो है फिजिकली टूट रहा है। यहाँ से शुरू होगा केमिकल ब्रेकडाउन, ये ध्यान रखना, सलाइवा से केमिकल ब्रेकडाउन शुरू होगा। अच्छा, केमिकल ब्रेकडाउन होगा सलाइवा से, लेकिन सलाइवा किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है सलाइवा, देखो, सलाइवा में होता है वाटर,
सलाइवा में होता है म्यूकस, ठीक है, म्यूकस होगा। म्यूकस वही म्यूकस है जो ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है, जो क्या करता है सॉफ्ट यहाँ पर बनाता है, तो म्यूकस होगा, वाटर होगा यहाँ पे। इसके अलावा सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, क्लोरीन होता है, प्लस HCO3 यहाँ पे होता है, ठीक है, ये चीजें होती है। इसके अलावा यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं जिनको मैं अलग से लिख रही हूँ यहाँ पे। तो देखो इसके अलावा एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, ये क्या है यहाँ पे, इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं। पहला जो एंजाइम है वो है सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है, पहला होता है सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज का काम होता है डाइजेशन में, ये डाइजेशन करेगा एक्चुअली में। ये हटा दूं, ये हो गया क्लियर, तो मैं इसको हटा दूं यहाँ पे। बस ये देखना है सलाइवरी ग्लैंड कौन कौन सी होती है, उनकी लोकेशन क्या है, ये देखना है। चलो अब मैं ये इमेज यहाँ पे हटा रही हूँ, या एक बार अगर आपने नोट करना है तो आप लोग कर सकते हैं, जल्दी देखिए। चलो नोट कर लिया, अब इसको इरेज कर लूं, ठीक है। सिक्रीशन जो होता है, एक तो होता है सलाइवरी एमाइलेज और दूसरा होता है लाइसोजाइम, ये दोनों एंजाइम है। अब देखो उससे पहले थोड़ा सा एक चीज हमें डिस्कस करनी है। हमने कहा कि जब भी हम खाना खाते हैं, जब भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो हम न्यूट्रिएंट्स को ले रहे होते हैं। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं ये ध्यान दो। न्यूट्रिएंट में सबसे पहले आपने कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात की है, ठीक है। आप कार्बोहाइड्रेट्स को आप ग्रहण करते हैं, तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है। जब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा तो ये अपने सिंपल रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और सिंपल जो रूप इसका होगा वो होगा ग्लूकोज, यानी कि डाइजेशन के बाद जो हमारे पास आता है वो आता है ग्लूकोज, ठीक है। उसके बाद हम जो न्यूट्रिएंट लेते हैं वो है प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, और जब इसका डाइजेशन होगा तो ये अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तीसरा जो होगा हमारे पास वो आता है लिपिड या फैट, और जब ये यहाँ पे टूटता है तो ये ग्लिसरॉल, यहाँ पर ग्लिसरॉल में टूटता है, और जो फैटी एसिड होते हैं फैटी एसिड में। तो ये इसकी सिंपल फॉर्म है। ये जो आपके रेड में लिखे हुए हैं जो हमारे पास न्यूट्रिएंट आते हैं, ये कॉम्प्लेक्स फूड है, और जब इनका डाइजेशन होता है, जब इनका पाचन होता है, केमिकल ब्रेकडाउन होगा, फिजिकल ब्रेकडाउन होगा, फाइनली जब हम कहते हैं कि डाइजेशन कंप्लीट हो गया है तो ये अपने सरल रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यही वो सरल रूप है जिसको हमारे ब्लड में आसानी से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। ये समझ गए कि डाइजेशन क्या हो रहा है। अब देखो ऐसा नहीं कि डाइजेशन एकदम से हो गया कि चलो ठीक है आपने खाना खाया और आपके मुंह में ही कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बन गया है, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में जो कार्बोहाइड्रेट जो होगा उसका जो ब्रेक डाउन होता है वो जब सिंपल फूड में कन्वर्ट होगा वो धीरे धीरे होता है। कुछ आपके मुंह में डाइजेशन होता है, कुछ आपके स्टमक में, कुछ आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज या प्रोटीन और अमाइनो एसिड या लिपिड और ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में क्या डिफरेंस है। देखो ग्लूकोज जो है वो एक यूनिट है, ऐसे ही बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट आपस में मिल करके एक बहुत बड़ी चेन बनाती है जिसको हम पॉलीसेकेराइड कह सकते हैं, ठीक है। और बहुत लंबी चेन मिलकर के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती है जिसको कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट को एक्चुअली में उसकी बेसिक यूनिट में तोड़ा जाता है। जैसे हमने क्लास 9 पे पढ़ा था कि जो बॉडी है उसकी बेसिक जो यूनिट है वो क्या है, यहाँ पे सेल है, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट की जो बेसिक यूनिट है जिससे वो मिल करके बन रहा है वो किस में टूट जाता है, फिर से ग्लूकोज में टूट जाता है। ऐसे ही जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड, ऐसे ही लिपिड जो है वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, और ऐसे ही आपके न्यूक्लिक एसिड भी होते हैं। न्यूक्लिक एसिड का भी डाइजेशन होता है। देखो क्योंकि हम हेटेरोट्रॉफ है, परपोषी है, तो हम किसी न किसी सेल को खा रहे हैं, हम दाल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, हम कोई एनिमल फूड ले रहे हैं यहाँ पे,
वो एक्चुअली में सेल से ही तो बने, क्योंकि सारे ही जीव जो हैं वो सेल से बने हैं, क्योंकि हम जीवों से ही भोजन लेते हैं, तो हम सेल को खाते हैं। और सेल के साथ साथ सेल में जो प्रेजेंट न्यूक्लिक एसिड होगा, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, डीएनए होगा या आरएनए होता है, मैक्सिमम डीएनए होगा, तो हम न्यूक्लिक एसिड को भी खाते हैं। हम यहाँ पर डीएनए को भी खा रहे होंगे सेल के साथ साथ, ठीक है। अब ये इंटरेस्टिंग है, कभी हमने सोचा नहीं था ऐसा, लेकिन ऐसा होता है। हम सब्जी खाते हैं, तो सब्जी जो है, जो पत्ते हम खा रहे हैं, जो फल हम खा रहे हैं, वो किससे बने हैं, सेल से बने हैं। सेल में क्या होगा, डीएनए होगा, तो न्यूक्लिक एसिड को भी हम लेते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड भी जब टूटता है अपनी सरल फॉर्म में, तो किस में टूटेगा, न्यूक्लिक एसिड जो बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स में। ये क्या हो जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि सिंपल फॉर्म में क्या हो जाते हैं, यहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये जो यहाँ पे कन्वर्जन है, ये एकदम से नहीं होता है, अलग अलग कंपार्टमेंट में होगा, एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग भाग में होगा। यहाँ तक की बात क्लियर है। तो अब हम बात करेंगे कि जो यहाँ पे आपके सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होने वाला जो सलाइवा है, और उसमें आपके जो एंजाइम्स होते हैं, वो काम कैसे करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज जो है, ये डाइजेशन में हेल्प करेगा। और डाइजेशन में हेल्प कैसे करता है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं सलाइवरी अमाइलेज के बारे में। सलाइवरी अमाइलेज जो है वो काम कैसे करता है। सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा, जो कार्बोहाइड्रेट है, देखो कार्बोहाइड्रेट जो बना है वो बहुत सारे ग्लूकोज की यूनिट से बना है। ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू करता है, और कार्बोहाइड्रेट को ये कन्वर्ट कर देगा माल्टोज में। माल्टोज जो है वो दो ग्लूकोज की यूनिट को मिला करके माल्टोज बनता है। तो 30% जो कार्बोहाइड्रेट है यहाँ पे, वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, कहाँ, हमारे मुंह में। तो हम कहते हैं कि सबसे पहले जो डाइजेशन है वो मुंह में शुरू होता है। और किस चीज का डाइजेशन होगा, प्रोटीन का होगा या कार्बोहाइड्रेट का होगा या फैट का होगा या न्यूक्लिक एसिड का होगा, किसका होगा। सबसे पहला जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो कार्बोहाइड्रेट से होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज का फंक्शन हमें पता चल गया, डाइजेशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। दूसरा आता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो है ये क्या है, यहाँ पे एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है। मतलब अगर हमारे खाने में कोई ऐसा बैक्टीरिया आ गया है जो हार्मफुल है हमारे लिए, जो नुकसानदायक है, जो हमें बीमार कर सकता है, तो लाइसोजाइम क्या करता है, बैक्टीरिया को किल कर देता है, बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। कैसे, इसकी सेल वॉल को ब्रेक करके। अब बैक्टीरिया की सेल वॉल किस चीज से बनी है, क्लास 9th में जब हमने सेल चैप्टर पढ़ा था, वहाँ पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल हमने पढ़ा था। प्रोकैरियोटिक सेल में आपने बैक्टीरियल सेल को पढ़ा था, जिसमें हमने उसकी सेल वॉल भी यहाँ पे देखी थी। तो यहाँ पे क्लियर है कि सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा सिक्रेट होता है, ये उसका कंपोजिशन है पूरा। अच्छा, और क्या काम होते हैं, देखो आपसे सलाइवा के काम पूछे जाते हैं। सलाइवा क्या करता है, एक तो जो फूड है उसको गीला करेगा, उसको चबाने में मदद करता है। क्या करेगा ये,
चबाने में मदद करेगा और निगलने में भी मदद करता है। अच्छा देखो, कोई ऐसा खाना जैसे जब हम ब्रेड खाते हैं तो वो क्या करते हैं, सलाइवा को पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, सलाइवा कम हो जाता है, हम निगल नहीं पाते हैं, हमें च्यू करने में दिक्कत होती है। तो चबाने में हेल्प करेगा, निगलने में हेल्प करता है यहाँ पर, और आपने कहा डाइजेशन में हेल्प करता है। एक और चीज़ जो आपने नोटिस की होगी, जब भी हम खाना खाते हैं तो जैसे आप थोड़ा सा च्यू ठीक से करेंगे, टाइम लेते हैं, जैसे आप रोटी खा रहे हैं और आप चबा रहे हैं रोटी को, धीरे धीरे आपको फील होता है कि रोटी जो मीठी सी होने लग गई है। फील किया है कभी? नहीं किया है तो एक बार करना, थोड़ा सा चबाना, चबाते रहना, ऐसा नहीं कि बहुत देर तक, लेकिन थोड़ा सा चबाते रहना जब तक कि जो रोटी है वो अच्छे से जो है वो आप चबा लेंगे उसको, और फिर आपको खुद ही फील आ जाएगा कि रोटी में हल्का सा मीठापन सा आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है वो माल्टोज में कन्वर्ट हो रहा है, और इसकी वजह से वो स्वीटनेस वहां पर आपको फील होती है। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो, तो अभी यहाँ पे क्या नोट करना है, सलाइवा का क्या कंपोजिशन है, और सलाइवा में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, किस एंजाइम का क्या काम यहाँ पर होता है। चलो नोट कर लेंगे आप लोग। चलिए, तो यहाँ तक की बात जो है वो क्लियर हो गई है। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा कि अब फूड का क्या होगा जब हम खाने को निगलते हैं, तो इससे आगे का जो पोर्शन है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।